हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज 8 ऑफ जनवरी का एडिटोरियल डिस्कशन हम शुरू करते हैं, जिसमें हम दो एडिटोरियल्स को लेकर चलेंगे और ये दोनों ही द हिंदू से मैंने लिए हैं। पहला है जिसमें इंडिया और चाइना बॉर्डर का जो जो डिस्प्यूट और जो अभी फिलहाल के लिए जो एस्केलेशन चल रहा है वहां पे उसके बारे में है और उसको बहुत डिटेल में समझाया है उन्होंने। इसके साथ इसके बाद साथ पाकिस्तान में जो अभी फिलहाल के लिए जो मार्केट बंद कराई जा रही हैं, उसका वो क्यों कराई जा रही है, जो क्या रीजन है, इसके बारे में भी उन्होंने एक्सप्लेन किया। इस पे एक आर्टिकल आया था, लेकिन अब इसको उन्होंने एडिटोरियल पे दिया है तो उसको एक्सप्लेन भी किया है कि प्रॉब्लम क्या है, क्राइसिस क्या है, उसके बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो एस्केलेशन में इंडिया चाइना बॉर्डर के जो अभी तक का जो हाल फिलहाल का जो सिचुएशन जो हम समझते हैं वो है कि यांगसी एरिया को लेकर के जो तवांग रीजन में है, उस पे जो वहां पे जो 9 दिसंबर को जो झड़प हुई थी वो उसको लेकर के ये आर्टिकल लिखा गया है। और इसको जो व्यू पॉइंट है वो ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट का व्यू पॉइंट है, जिन्होंने प्रॉपर इस पे स्टडी जो स्टडी आई है उसको हिंदू ने पब्लिश किया है। सो अभी तक की स्टोरी क्या है कि ऑन 9th of December 2022 इंडिया एंड चाइनीज ट्रूप्स क्लैश्ड इन द यांगसी एरिया इन द तवांग रीजन अलोंग द इंडिया चाइना बॉर्डर। ठीक है, ये तो सबको पता है, फिलहाल अभी इतना तो अपडेट है ही। द कन्फ्रंटेशन इन तवांग वाज द मोस्ट स्कर्मिश सीरियस स्कर्मिश मतलब झड़प between the two sides since the गालवान वैली क्लैश इन 2020 में 2020 में जो झड़प हुई थी उसके बाद से ये थोड़ा सा उसके बाद से ये सीरियस कन्फ्रंटेशन है। द ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट। अब अच्छा, इस आर्टिकल में हम इस व्यू पॉइंट को समझेंगे, इसलिए नहीं कि ये यहाँ ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट की तरफ से आया है, इसलिए कि हमको अपना व्यू पॉइंट कितना ठीक रखना है, हमको अपनी एनालिटिकल स्किल कितनी इंप्रूव करनी है बीइंग अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट, उस व्यू पॉइंट से इसको हम समझेंगे। ठीक है। Has found the skirmish that took place in December was added by new road infrastructure on Chinese side, part of rapid infrastructure development by China along the border in region along access to key location। तो वो कहना चाह रही है ये स्टडी कि जो वहां चाइना जो डेवलपमेंट कर रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, उसके मुतालिक उसको लेकर के जो ये झड़प हुई है, इसलिए वो जगह पर आई है। और द पार्ट ऑफ रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहां पे क्रिएट हो रहा है उसके लिए है। ठीक है, बाय चाइना अलोंग द बॉर्डर इन दिस रीजन। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो जो सैटेलाइट से जो इमेजेस निकाली गई हैं, ASPI मतलब ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट एग्जामिन्स द टेरेन इन विच द क्लैश टुक प्लेस। टेरेन का मतलब होता है जो पहाड़ी इलाकों का इलाका है, उसे टेरेन बोलते हैं। So terrain in which the clash took place along the Indian-China border, where tens of thousands of Indian and Chinese troops continue to be deployed। और क्योंकि वहां पे झड़प हुई और फिलहाल के लिए अभी क्लैरिटी उतनी नहीं है, तो इसके लिए वहां पे ट्रूप्स को डिप्लॉय किया जा रहा है। अच्छा, अब इस स्टडी में समझाया गया कि वाई तवांग को ही क्यों उन्होंने चूज किया। हम डिस्प्यूट वाला LAC वाला जो इलाका है वो काफी बड़े रीजन में स्प्रेड है। So Tawang is a strategically significant Indian territory west मतलब जो हाइट पे है, वेस्ट बिटवीन चाइना एंड भूटान। ठीक है, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। द रीजन बॉर्डर विद चाइना इज अ पार्ट ऑफ डी फैक्टो, मतलब कि जो रीजन जो इलाका है, चाइना इज अ पार्ट, वहां का उसका हिस्सा चाइना उसका पार्ट है, बट अनसेटल्ड इंडिया चाइना बॉर्डर पर वो है, किस तरफ, इंडिया चाइना के बॉर्डर पे है, नोन एज अ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, सो इसके बाद वो कह रहे हैं within Tawang, the Yangtze Plateau is important for both the Indian and Chinese militaries। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये हम अपनी मीन्स राइटिंग में यूज कर सकते हैं, एज इज आप लिख सकते हो, और जो स्ट्रेटेजिक पार्ट है वो भी लिख सकते हो, क्योंकि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आपको बहुत सारे पेपर्स के जो भी न्यूज़पेपर आप फॉलो करते हैं उसमें सेम ही मैटर आपको समझ में आ रहा है। नाउ अब ये जो स्टडी क्या कहती है, विद इट्स पीक एट ओवर 5700 मीटर अबव सी लेवल, द प्लेट्यू इनेबल्स, जो तवांग प्लेट्यू है, इनेबल्स विजिबिलिटी ऑफ मच ऑफ द रीजन। ठीक है, इससे क्या है, विजिबिलिटी दिखती है, बहुत हाइट पे है, जैसे आप हम सबको पता है कि सियाचिन में भी यही बात है कि उनकी सेना उस वेज पे है, उतनी हाइट पे है जहां से वो नीचे के इलाके को आराम से देख सकती है। इसलिए चाइनीज आर्मी के पास एक प्लस एडवांटेज वहां रहता है।
ना क्रूशली इंडियाज कंट्रोल ऑफ द नाउ क्रूशली इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंडियाज कंट्रोल ऑफ द रिज लाइन, ये वही बात हो रही। रिज लाइन का मतलब होता है, रिजेस होते हैं बड़ी बड़ी ऊंची घाट, जो पहाड़ों की घाटियां होती हैं, क्लिफ होते हैं, उनकी बात हो रही है। तो रिज लाइन दैट मेक्स अप द एलएसी अलाउज इट टू प्रिवेंट चाइनीज ओवरवॉच ऑफ रोड्स लीडिंग टू सेला पास। ये सेला पास इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। अ क्रिटिकल माउंटेन पास दैट प्रोवाइड्स द ओनली एक्सेस इन एंड आउट ऑफ तवांग। ठीक है, तो जो हमारा कंट्रोल है रिज लाइन पे, एलएसी पे, वो हमको चाइनीज जो ओवरवॉच करना चाह रहे हैं, जो सेला पास के थ्रू वहां पे नजर रखे हुए हैं, अपनी अपनी एक्सेस को रखे हुए हैं, उसके लिए इंडिया को a critical mountain that provides the only access in and out of तवांग, और यही वो इलाका है सेला पास जहां उस इलाके को इन एंड आउट समझा जा सकता है, उसमें नजर रखी जा सकती है। तो क्रिटिकल माउंटेन है, बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। इंडिया इज कंस्ट्रक्टिंग एन ऑल वेदर टनल थ्रू द पास, और इंडिया क्या कर रहा है, वहां कंस्ट्रक्ट कर रहा है, एक टनल बना रहा है ड्यू टू बी कंप्लीटेड इन 2023। और ये जो इन्फॉर्मेशन है चाइना के पास है, और जब जब आप ASPI इसको पब्लिश बता रहा है हमको कि ये इन्फॉर्मेशन है, तो इसी के चलते वहां पर चाइना को भी खबर, चाइना के बाद हमने ऑलमोस्ट, आप समझिए कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना के इतने बड़े स्टेप के बाद, क्योंकि वहां पे मॉडल विलेजेस बना रहा है, तो हम तो अब जाके बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रिएट कर रहे हैं, अब हमारी पोजीशन और अच्छी हो रही है। पर चाइना की जो स्ट्रेटेजी है वो पुरानी है। हाउएवर ऑल traffic in and out of the region along the road will be visible from the Yangtze Plateau। अब इंपॉर्टेंस क्या है इस जगह की, कि इस जो प्लेट्यू है, पठार है, यहाँ से इस सारे इलाके को देखा जा सकता है, और इसकी जो इलाका है वो क्वाइट विजिबल है। स्ट्रेटेजिकली भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोनों देशों के लिए। अब इसमें इन्होंने इस आर्टिकल में बहुत सारे पिक्चर्स दिए हैं, जिसमें से मुझे लगता है सिर्फ यही पिक्चर समझने वाली है, बाकी पिक्चर्स तो आप देखकर और दिमाग लगा भी सकते हैं कि 9 दिसंबर को ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इसी सीन क्रिएट हुआ। इंडियाज डिफेंसेस अलोंग द प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ 6 फ्रंट लाइन आउटपोस्ट। आउटपोस्ट का मतलब होता है जो हमारा मेन जो सेंटर है उससे कुछ दूरी पे हमने एक चेक पोस्ट लगाया है उस सीमा को देख रेख के लिए। ठीक है, सो द 6 फ्रंट लाइन अलोंग द एलएसी, आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए 5 6 यहाँ पे 6 आउटपोस्ट यहाँ लगाई गई हैं इस एरिया को कवर करने के लिए। Now they are supplied by a forward base about 1.5 kilometer from LAC that appears to be approximately battalion sized. In addition to this forward base, there are more significant basings of Indian forces in Valley बिफोर द प्लेट्यू। ठीक है, तो ये 9 दिसंबर की जो घटना भी समझेंगे, इन पिक्चर दिखाइए, समझा रहे हैं कि ऐसा वहां पे, और इंडिया का यहाँ आप देखेंगे कि एक्सेस रोड अप टू प्लेट्यू, ये एक्सेस रोड मतलब यहाँ से जाने का रास्ता है इस पठार को टच करने का, और ये इंडिया का फॉरवर्ड बेस है जहां से इंडिया जो है ये चेक पोस्ट, मतलब ये तो फॉरवर्ड बेस है, इसके बाद इन्होंने ये चेक पोस्ट बना रखी है यहाँ पे उसको आगे से कवर करने के लिए अगर कोई गतिविधि वहां पर होती है। ठीक है, Although Indian forces occupy a commanding position, हमारी जो पोजीशन है वो कमांडिंग है along the ridge line, it is not impregnable, लेकिन उसको तोड़ा जा सकता है, बिल्कुल अभेद नहीं है। The access roads leading from the larger Indian bases are extremely steep dirt tracks. Now, satellite imagery shows that these roads are already suffering from erosion and landslides due to their steep grade, environmental conditions and relatively poor construction. मतलब यहाँ की जो सिचुएशन है, वो जो इन्वायरमेंट सिचुएशन है वो भी काफी डिजास्टरस है। ऐसे तो नहीं कि बहुत ही अच्छा इलाका है, बहुत वहाँ इरोजन होता रहता है, लैंडस्लाइड होती रहती हैं, और जबकि हमारी पोजीशन कमांडिंग है, लेकिन वहाँ के वेदर के हिसाब से वो थोड़ा सा डिस्टर्ब क्रिएट करती रहती हैं। While China's position are lower on the plateau, it has invested more heavily than the Indian military in building new roads and other infrastructure over the past year. ध्यान दीजिएगा कि इस इलाके में इंडिया की पोजीशन कमांडिंग है और चाइना की पोजीशन क्या है, लोअर है ऑन द प्लेट्यू, मतलब नीचे की तरफ है और हम ऊपर खड़े हैं, तो वहां से हमारा कमांडिंग पोजीशन ज्यादा बेटर है चाइना से, ये ऐसा आर्टिकल कह रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये भी एक बड़ा रीजन हो सकता है यहाँ पे क्लैश होने का, जो चाइना ने क्लैश किया, क्योंकि वो ऑब्वियसली लोअर लेवल पे है इस प्लेट्यू पे। ठीक है, अब इसमें जो मैंने इसको इस आर्टिकल में यहाँ ऐड इसलिए किया है कि आप सेकंड पिक्चर में देख लें कि यहाँ पर जो अगर मैं इसको थोड़ा सा इनहांस करूं तो आपको समझ में आएगा कि मैंने इस पिक्चर को ऐड किया है। आप इसको देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है पिक्चर नंबर 2 पे। सो 2 ही इंपॉर्टेंट है, सेकेंड और 2 ही ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लगी। हाँ, ये पूरा आर्टिकल है
नाउ इसमें देखिए अब रोड साइड कैंप यहाँ पे लगे हुए हैं। ये ऐसे पहाड़ी इलाका है, बहुत ही स्टीप रिजेस हैं यहाँ पे, मतलब फिसले तो गए। और न्यू सील्ड रोड यहाँ पर कंस्ट्रक्शन इस तरह चल रहा है। टैंगव्यू न्यू विलेज यहाँ पे है, रीग्रेडेड है, एक्सेस रोड बन रही है, और यहाँ पे न्यू डर्ट एक्सेस रोड है। अब देखिए कितने स्टीप रिजेस हैं यहाँ पर। एक ये इमेजिनरी मतलब सैटेलाइट से ली गई पिक्चर है ये आपको अभी यहाँ से बहुत इजी गोइंग दिख रहा है, पर ये ऊपर से ली हुई पिक्चर है, तो मतलब ये बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। और यहाँ पे ही ये इस तरह का एक रास्ता ऊपर की तरफ आप देखेंगे कि ऊपर वाली पिक्चर में जो पहले हमने देखी उसमें यहाँ पे देखिए, तो अभी और ऊपर से लिया गया है जहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पे इंडिया का फॉरवर्ड बेस है। उसके बाद ये आउटपोस्ट यहाँ बने हुए हैं। और हमारा ये एक एक्सेस रोड है प्लेट्यू तक जाने का यहाँ से, और ये ऐसे ऐसे यहाँ ऊपर ऐसे रोड्स बनी हुई हैं। ठीक है, तो ये एक पिक्चर मुझे लगा कि समझने लायक है। ये नॉन स्केलेबल है, स्केल तो नहीं है इसका, लेकिन फिर भी समझने के लिए ठीक है। नाउ सेवरल की एक्सेस रोड्स हैव बीन अपग्रेडेड, बहुत सारी एक्सेस रोड्स को अपग्रेड किया गया है। एंड अ सील्ड रोड हैज बीन कंस्ट्रक्टेड दैट लीड्स फ्रॉम टैंगव्यू न्यू विलेज। टैंगव्यू न्यू विलेज, अब इसको लोकेट कर लीजिएगा एक बार अगर हो सके तो, कि किस स्टेट में पड़ता है। ये हमारे प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। To within 150 meters of the LAC ridgeline, enhancing China's ability to send People's Liberation Army troops directly to the LAC। ठीक है, अब ये पंच लाइन है इसकी। There is also a small PLA camp at the end of this road। इस रोड के आखिर में जो अपग्रेड की जा रही हैं उसी में आखिरी में PLA का पीपल्स लिबरेशन आर्मी का कैंप है। It was the construction of this new road that enabled Chinese troop to surge upwards to Indian position during the 9 December 9 skirmish। ठीक है, झड़प में जो वहां से जो इंडिया की पोजीशन है, इंडिया पोजीशन है, उसमें जो ट्रूप्स आए वो इसी रास्ते से आए और इसी में उनको डिप्लॉय किया गया। तो वहां पे उसका कैंप है। और आप समझ रहे हैं कि जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है इंडिया की वो कमांडिंग है, इसलिए उसको तो ये आर्टिकल का रेफरेंस ये लग रहा है कि वो कहना चाह रहे हैं इसीलिए वहां पे इस झड़प को अंजाम दिया गया, क्योंकि वहां पे इंडिया अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड कर रहा है, प्लस वो हम कमांडिंग पोजीशन पे हैं। आगे का व्यू पॉइंट ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर रेस जो बन रही है अब हो रही है उसके बारे में बता रहे हैं। द skirmish that took place between Chinese and Indian troops on December 9 on the Yangtze Plateau was aided by this new infrastructure deployment। जो अब वहां पर जो झड़प हुई दोनों देशों के बीच, वो यांगसी प्लेट्यू पे जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वो अब इसमें एक नया मोड़ लेगा। स्ट्रेटेजिकली China has compensated for tactical disadvantage with the ability to deploy land forces rapidly into the area। मैंने कहा ना कि वो लोअर साइड में इस आर्टिकल कह रहा है, तो वो उसका एक जो कॉम्पनसेट करना चाह रहा है वो अपने डिसएडवांटेज को, इसीलिए वहां पे अपना वो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। इन स्मॉल skirmishes मतलब झड़पें जो होती हैं, the PLA remains at a disadvantage because more Indian troops are situated on the commanding ridge line that makes up the LAC। ठीक है, हमारे जो कमांडिंग एरिया वहां पे रिज लाइन में हमारे ट्रूप्स ज्यादा हैं। But in a more significant conflict, the durable transport infrastructure and associated surge capability that the PLA has developed could more decisive। जो क्योंकि अब वहां पे जब अपना वो ज्यादा ट्रूप्स लगा देगा तो वो डिसाइसिव भी हो सकती है वो बात, मतलब एक टर्निंग पॉइंट ले सकता है, क्योंकि ज्यादा डिप्लॉयमेंट का मतलब है कि वो ज्यादा एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, स्पेशली इन कंट्रास्ट टू द लेस रिलायबल एक्सेस रोड दैट इंडिया ट्रूप्स वुड बी रिक्वायर्ड टू यूज। और वो रास्ता लेस रिलायबल है जो एक्सेस रोड है ऊपर के इलाके में जाने के लिए, वो हमें हमको जो एक्सेस है उसका कम रिलायबल एक्सेस है। मतलब क्योंकि लास्ट में उनका कैंप है तो वहां पे फिर से एक नई तरह की बात शुरू हो सकती है, इसको हिंट कर रहे हैं। द रिसेंट डेवलपमेंट अराउंड गैलवान एंड पागोंगसो, इसको भी आप मैप कर लीजिए, हैव शोन दैट वेयर देयर इज अ पॉलिटिकल विल tense situation along the LAC can be disengaged with the development of both sides। In this area, successful deployment to position back from LAC has greatly reduced the risk of conflict। तो वो कह रहे हैं कि जो जितनी जो चीजें हो रही हैं वो सब पॉलिटिकल विल के हिसाब से और पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के हिसाब से अंजाम लेती हैं, और जो उनका टेंस हुआ जो सिचुएशन वहां क्रिएट होती है वो भी उनके इसी डिसीजन का एक नतीजा है। इन दीज एरिया सक्सेसफुल रीडिप्लॉयमेंट, दोबारा उसको सेना को वहां डिप्लॉय करना या फिर पहुंचाना या तैनात करना
टू पोजीशंस बैक फ्रॉम एलएसी हैज, मतलब जो एलएसी से उसको रीडिप्लॉयमेंट करना, हटाना वहां से, ये एक तरीका है रिस्क को कम करने का। आपने ध्यान दिया होगा, अब उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि हम जो है बात करना चाहते हैं इंडिया से, तो वो ये तो एक स्ट्रेटेजी का पार्ट है कि पहले आप वहां झड़प करो फिर कहो हम बात करना चाहते हैं। तो वो डिप्लॉयमेंट रीडिप्लॉयमेंट वाली बात जो है वो एक जनरल बात मुझे लगी इस चीज में। तो समझ, अब हमारे लिए क्या है कि जो हमें पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं वो अब आ रहे हैं। द intrusion and previous clashes with the Indian government claims the Chinese troops provoke likely served to further normalize the presence of Chinese troops immediately adjacent to the LAC। ये इसका पहला पंच लाइन है कि ये जो झड़प हो रही है इसका ये चाइना हमको प्रोवोक कर रहा है उस चीज को नॉर्मलाइज करने के लिए, क्या उसकी प्रेजेंस उस इलाके में। तो वो इस तरह बार बार झड़प करके दिखाना चाह रहे हैं कि देखो हम यहीं पर हैं, हम कहीं गए नहीं है, इसका मतलब ये है। तो इस बात को वो नॉर्मलाइज करना चाह रहा है, इसलिए वो वहां पे झड़पे क्रिएट कर रहा है। This is a goal that the PLA appears to be working towards across the border and is a part of China's long-term strategy। और ये चाइना की लंबी पुरानी स्ट्रेटेजी है, लॉन्ग टर्म लंबी स्ट्रेटेजी है। By engaging in such intrusion, the PLA is able to strategically position any retreat to a higher location on the plateau। और इस तरीके से वहां पे जब इंट्रूजन बढ़ाता रहेगा और बार बार झड़पे करता रहेगा, नॉर्मलाइज करता रहेगा, तो वहां पे आने वाले टाइम में उस एरिया को वो यूज कर सकता है, position any retreat to higher location on the plateau। More recently, Indian External Affairs Minister S. Jaishankar said satellite imagery provides a level of transparency of Chinese attempts to change the status quo at the contested border। ठीक है, जो पिक्चर्स आ रही हैं उसने जो प्रोवाइड किया कि ट्रांसपेरेंसी मतलब क्लैरिटी दी है कि जो चाइना के अटेम्प्ट्स हैं मतलब उसी जगह अड़े रहने के, मतलब स्टेटस को मतलब बदलना नहीं है उस बॉर्डर लाइन से, वो इस बात की प्रूफ है कि वो क्या करना चाह रहा है। India's pace of infrastructure development in the northeastern side of Arunachal Pradesh, where Tawang is located, has also accelerated since the clash। Indian Defense Minister Rajnath Singh inaugurated multiple infrastructure। हमको याद होगा अभी हमने कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि वहां पे ब्रिज बन रहा है सियोम रिवर के ऊपर, वो उसी इंफ्रा की बात हो रही है, which he credited as the enabling factor behind Indian troops success at stopping an intrusion at the border on December 9। ठीक है, तो हम अपना भी इंफ्रा हम बढ़ा रहे हैं और हमारी पोजीशन पहले से काफी बेटर है, ऐसा हमें इंडियन आर्मी ने भी बोला है और हमारी गतिविधियों से भी पता चल रहा है। ये तो हम न्यूज कलेक्ट करते रहते हैं। तो आप इस पार्ट को, जो ये पार्ट है यहाँ पर नॉर्मलाइज वाला पार्ट, इसको आप अपनी आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं और इसके एनालिटिकल पार्ट को मत भूलिएगा, इसीलिए इन आर्टिकल्स को पढ़ा जाता है। नाउ व्हाट लाइज अहेड, हमारे लिए आगे का रास्ता क्या है, इसमें समझा रहे हैं कि चाइना Rapid infrastructure development along the border has created an escalation trap for India। ये एक तरीके का escalation trap है, जैसे क्योंकि वो normalize करना चाह रहा है, तो escalation मतलब वृद्धि, आगे बढ़ाना, उसको आगे ले जाना, तो ये एक तरीके का escalation trap है। It is difficult for India to respond to this new reality without being seen as escalating the situation। और ये जब तक हमको क्लियर नहीं होता, नई सच्चाई पता नहीं चल जाती, तब तक हमारे लिए इसको एस्केलेट करना, उसको आगे ले जाना हमारे लिए मुश्किल है, तब तक उसको हमें दिखाई ना पड़े। इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट फॉर इट टू यूनिलेटरली डी एस्केलेट। और यूनिलेटरली का मतलब एक तरफा, और अगर एक तरफा उसको हम डी एस्केलेट करते हैं, आगे नहीं ले जाते हैं, छोड़ देते हैं विदाउट स्ट्रेटेजिक कंसेशन दैट वुड एंडेंजर इट्स पोजीशन। और अगर ऐसा हम करते हैं, उसको बिना ही एक तरफा स्टेप लिए छोड़ देते हैं, तो भी हमारे लिए घातक है या खतरनाक है। India's response has been to increase its vigilance and readiness along the border including surveillance। तो हमारे लिए क्या है, हमें अपना विजिलेंस, हमको तैनात रहना चाहिए और हमको विजिलेंट मतलब देखते रहना चाहिए और उसको उस जगह पर नजर रखनी चाहिए along the border including surveillance। As large number of Indian Chinese troops outside continue to compete for strategic, operational and tactical advantage at the border। ठीक है, it is important to pursue non-military and multilateral measures in parallel to reduce the risk of accidental escalation and to position these accidents as a significant threat to peace and order to Indo-Pacific। अब ध्यान दीजिएगा, ये आर्टिकल आपको एक और व्यू पॉइंट दे रहा है, जो इंडो पैसिफिक जो देश हैं, जिसमें कम से कम 40 देश आते हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो, आपने ORA का नाम तो सुना ही होगा, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इसमें भी
भी कम से कम 29 देश आते हैं, उससे ज्यादा ही होंगे शायद, अब एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो इन सारे देशों में जो इंडो पैसिफिक देश है, जिसमें चाइना, इंडिया और एशिया के साउथ ईस्ट के कई सारे देश आते हैं, उसकी शांति को भी भंग करने वाली बात है। क्योंकि इस रिम में बड़े देशों में अगर आप देखें तो इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया तो अभी खैर हम उसको नहीं काउंट कर रहे हैं इस इशू में फिलहाल के लिए। सो और जो 40 देश हैं, इनकी शांति को भंग करने वाली बात भी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन में रशिया और चाइना एक बड़ी ऑटोक्रेटिक पावर बन के उभर रहे हैं। कल के आर्टिकल में बात हुई थी। और जो सिचुएशन है, ऐसा लोग कह रहे हैं कि अगर ये चलता रहा तो ये बाइपोलर पावर कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है। बाइपोलर मतलब दो देशों के बीच में, क्योंकि अमेरिका की जो पोजीशन है वो फिलहाल के लिए ऐसा लग रहा है कि वो चाइना से कम पड़ती दिख रही है, एज पर आर्टिकल मैं कह रही हूँ। बट स्ट्रेटेजिकली चाइना और रशिया हमारे जो ये एशियन कॉन्टिनेंट में एक बड़ी पावर को लाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि रशिया नहीं मान रहा, यूक्रेन को इन्वेड कर चुका है, और चाइना भी जो है आसपास के देशों पे अपनी डोमिनेटिंग पोजीशन बनाए हुए है। साथ ही साथ फिलहाल चाइना कोविड-19 के बाद से परेशान है, उसकी पोजीशन उतनी बढ़िया नहीं रह गई है, डाउनग्रेड जा रही है, पर ये और देशों को इफेक्ट भी तो कर रहा है। रिसेशन का खतरा बरकरार है, उसके बाद अगर रिसेशन लंबा चला तो उसके बाद डिप्रेशन भी आ सकता है। तो ये कहने की बात ये है कि स्ट्रेटेजिकली जो चाइना की पोजीशन है यहाँ पर इंडो पैसिफिक रीजन में, अगर ये क्लैशेस बढ़ते रहे तो हमारे लिए भी एक खतरा, इंडियन कॉन्टिनेंट के लिए नहीं, इस पूरे के पूरे इलाके के लिए भी पीस ब्रेकिंग हो सकता है। ये आर्टिकल रेफर कर रहा है। रीजनल गवर्नमेंट्स मस्ट पे ग्रेटर अटेंशन टू क्लैशेस ऑन द इंडिया चाइना बॉर्डर। जो आसपास की जो सरकार, रीजनल गवर्नमेंट्स मतलब सभी आसपास के इलाकों की सरकारों को जो इंडिया और चाइना के बीच में क्लैश बन रहा है उनको सपोर्ट करना चाहिए, देखना चाहिए, अटेंशन लेना चाहिए, सपोर्ट नहीं अटेंशन लेना चाहिए। और इंटरनल कम्युनिटी को भी रेफर यहाँ पे कर रहे हैं, उनको अटेंशन लेनी चाहिए। कंटिन्यूड एस्केलेशन इंक्लूडिंग द पोटेंशियल ऑफ मोर सीरियस क्लैशेस अलोंग द एलएसी कुड बिकम अ मेजर ड्राइवर फॉर ब्रॉडर टेंशन इन द इंडो पैसिफिक। तो ध्यान दीजिएगा, इस एंगल को भी अपनी मेंस राइटिंग में आप यूज कर सकते हैं। और जब भी आर्टिकल ऐसी चीजें रेफर करता है तो हमें उसे खाली नहीं छोड़ना है, हमको इंडो पैसिफिक एरिया में कौन कौन से देश आते हैं उनको देखना है, इंडो पैसिफिक में कौन कौन से बड़े बड़े ओशन है उनको देखना है, और इनका जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट आपको अगर मैं आपको हाईलाइट करूं जो समझने वाली चीज है, जैसे मैंने आईओआरए का एक आर्टिकल आया था कि आईओआरए में यूके का एक आई एम सॉरी जो नाम क्या तमार करके एक शिप है, उसको डिप्लॉय किया गया है स्ट्रेटेजिक पर्पज से, हमास तमार करके। तो आप देखिए कि इस इलाके में सबसे बड़े रीजन कौन कौन से हैं स्ट्रेटेजिकली, एसोसिएशन आईओआरए, फिर दूसरा है आसियान, ठीक है। आपको हम सबको पता है कि G20 की प्रेसिडेंसी इस बार इंडिया के पास है। तो हमारी इन सब एसोसिएशन बड़े बड़े जो ट्रीटीज हैं, आसियान हो गया, इसके बाद एफटीए की बात हमेशा होती है, अभी आज ही बात हुई है, और सेपा की बात होती है। तो ये बड़े बड़े जो ट्रीटीज हैं, अग्रीमेंट्स हैं, उस पर इंडिया की पोजीशन क्या है इस क्लैश को लेके। तभी उन्होंने इंडो पैसिफिक को रेफरेंस किया। अब इंडो पैसिफिक के नाम पे बहुत सारे क्लैशेस की कहानियां आपको गूगल में मिल जाएंगी, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस भी मिल जाएगी, उसको आप लिखिए, उस तरह से अपने नोट्स बनाइए, सो दैट कि वो आपको दोबारा उसको रिवाइज नहीं करना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इस आर्टिकल के बाद आज का दूसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेकर के, क्योंकि वहां पे कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि वहां के जो पीएम है उन्होंने वहां की मार्केट्स को 8 बजे के बाद बंद करने के लिए बोला है, और उन्होंने कहा है कि हम एनर्जी सेव करने के लिए इसको कर रहे हैं। पर उनको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उनको 8:30 बजे के बाद दुकानें बंद करानी पड़ रही है, तो उसके बारे में आर्टिकल है। तो संकट क्या है, व्हाट इज द क्राइसिस, और why has the government asked restaurants to shut shop early in the evening? Will these measures help? तो समझते हैं स्टोरी क्या है अभी तक की। इन द फेस ऑफ एन अनरिलेंटिंग फाइनेंशियल क्राइसिस, ध्यान दीजिएगा, फाइनेंशियल क्राइसिस, अगर फाइनेंशियल क्राइसिस की जब भी बात होती है तो क्या हम रिसेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, रिसेशन क्या होता है, मैंने एक इस पे वीडियो बनाया है। और फाइनेंशियल क्राइसिस क्या ये इसको इकोनॉमिक क्राइसिस भी कह सकते हैं, क्या हम इसको डिप्रेशन भी कह सकते हैं। बहुत सारे फाइनेंशियल टर्म्स होते हैं जो हमें हमेशा कंफ्यूज करते हैं, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी, उसको आप गो थ्रू करिए और अपने नोट्स प्रिपेयर करिए। सो इन द फेस ऑफ अनरिलेंटिंग फाइनेंशियल क्राइसिस, मतलब वित्तीय संकट के चलते, एंड ड्विंडलिंग फॉरेन एक्सचेंज, और जिनका फॉरेन एक्सचेंज है वो डामाडोल हो रहा है, ड्विंडलिंग फॉरेन एक्सचेंज। अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज का इंपॉर्टेंस क्या है फाइनेंशियल क्राइसिस में,
ये भी हमको समझना है, क्वेश्चन है ये। नाउ रिजर्व्स, अच्छा, तो dwindling foreign exchange reserves, the Pakistan government has come up with measures to save energy and reduce its energy bill. आपके लिए मैं रेफरेंस के लिए बता दूं, कुछ दिन पहले श्रीलंका के साथ भी यही सिचुएशन चल रही है, जिसमें उसको IMF से बेल आउट लेना पड़ा है, और इसकी वजह से उन्होंने अपने यहाँ के लोगों का, अपने यहाँ के सिविल सर्विसेज सर्वेंट्स का रिक्रूटमेंट बंद कर दिया है उनको, और उनकी एज 60 साल से 63 आई गेस, आई एम नॉट रॉन्ग, 65 साल से 60 साल करने की तैयारी कर ली है, क्योंकि वहां की भी, वो भी एक वित्तीय संकट से जूझ रहा है और उसको IMF से बेल आउट मिला है। इस पे एक आर्टिकल आया भी था, मैंने न्यूज में डिस्कस किया था। तो अब पाकिस्तान की बारी है। The Pakistani government has come up with the measures to save energy and reduce its energy bill. ठीक है? Now markets and restaurants will close at 8:30 p.m. and 10 p.m. local time in a bid to save energy. This January 3rd decision, intended to save about $274 million, has drawn flack from both market association as well as the restaurants. Also, the production of inefficient fans has been banned. जो inefficient पंखे होते हैं, जो energy saving नहीं होते, उनको बैन किया गया है। And government departments are to cut electricity use by 30%. अच्छा, इतने बड़े स्टेप हो रहे हैं कि पैसा विड्रॉ किया जा रहा है, पंखे बैन किए जा रहे हैं, तो समझते हैं कि एक्चुअली अब पाकिस्तान को इस बात को करने की जरूरत क्यों पड़ी है। ये तो आर्टिकल बहुत सही है समझाने के लिए। The Pakistan's economic crisis could be reaching tipping point. सबसे ऊपर के point, tipping point मतलब टॉप पे आ गया है। In the year gone by, the country's foreign exchange reserve dwindled to a little over $9 billion के आसपास, dwindle मतलब डोल रहा है। The rough equivalent of the country is being able to pay for 6 weeks of imports. They hit a low of $5.5 billion. मतलब उनको अपना जो फॉरेन एक्सचेंज के ड्विंडल होने से, डोलने से, द रफ इक्विवेलेंट ऑफ द कंट्री बीइंग एबल टू पे फॉर 6 वीक्स ऑफ इंपोर्ट, मतलब सिर्फ 6 हफ्ते का इंपोर्ट का पैसा ही पे कर सकती है। ध्यान दीजिएगा कि अगर हमारे देश में अगर सिचुएशन ले रहे हैं यहाँ की, कि फॉरेन रिजर्व अगर आपका ड्विंडल कर रहा है, बहुत कम चला जाता है, तो उसके बदले क्या हो रहा है, कंट्री सिर्फ 6 हफ्ते का इंपोर्ट का पैसा ही पे कर सकती है। क्यों? क्योंकि हम जब भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो पेमेंट हमेशा डॉलर्स में होती है, और फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व इस बात में हेल्प करता है कि हम किसी देश को जब पेमेंट करें तो इसी रिजर्व को यूज करके, कन्वर्ट करके डॉलर्स में हम पे करते हैं। क्योंकि हम सबको पता है कि अगर हम इंडियन रुपी का कंपैरिजन करें डॉलर से, तो इंडियन रुपी की वैल्यू डॉलर से कम है, और इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर से ही पेमेंट एक्सेप्ट होती है, इसलिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा होता है। तो पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है कि वो सिर्फ 6 हफ्ते का इंपोर्ट का पैसा, जो मान लो इंपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ 6 हफ्ते का पैसा ही पे कर सकते हैं। इस हद तक उनकी इकोनॉमी आ गई है। दे हिट अ लो ऑफ $5.56 बिलियन in January 2023. ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन स्टूड, और दूसरी समस्या क्या है कि इनका इन्फ्लेशन 2022 में 24.5% हो गया है। फॉर पेरिशेबल फूड आइटम्स, पेरिशेबल मतलब जो खराब हो जाते हैं, पेरिशेबल फूड आइटम्स जिनको स्टोर नहीं किया जा सकता, दिस नंबर वॉज 55.93% डेटा है। अदर देन सीकिंग बेल आउट, द गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ has been able to do little to stabilize the economic situation or give relief to the people. The latest decision appeared to be knee-jerk reaction to growing pressure on the government to do something. तो जो ये सिचुएशन ली गई है कि दुकानें बंद करवा दी जाएंगी 8:30 बजे के बाद, ये उसमें लिया हुआ पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि उनका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज कम हो गया है, तो ये सब होने के बाद उन्होंने इतना बड़ा स्टेप अब फिलहाल के लिए लिया है। अब देखते हो कितना रिमार्केबल होगा। सो करेंटली मिस्टर शारिफ एडमिनिस्ट्रेशन इज एंगेज, जो इनका मिस्टर शारिफ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो व्यवस्था है, जो वहां का एडमिन जो संभाल रहे हैं, इज एंगेज इन नेगोशिएशन, किससे कर रहा है, IMF से। ठीक है, क्योंकि वहां से जो उनको रिलीज मिलना था, पैसा मिलना था बेल आउट का, उसको आने में देर हो गई है। कितना मिलना था, $1.1 बिलियन। अब ध्यान दीजिएगा कि 10 लाख का 1 मिलियन होता है, और हमारा उसी हिसाब से 10 लाख का 1 मिलियन हुआ तो 1.1 बिलियन कितने का हुआ, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, फ्रॉम द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, यहां से मिलना था, जो डिले हो गया। इन 2019 इस्लामाबाद हैड सिक्योर्ड $6 बिलियन बेल आउट। इसको इंपॉर्टेंट समझिए, बेल आउट क्या होता है, इससे प्रीवियस क्वेश्चन बन सकता है, और मेंस के लिए दोनों सिनेरियो इंपॉर्टेंट है कि क्या फाइनेंशियल क्राइसिस देशों में गहरा रहा है,
और ऐसा क्यों है, क्या ऐसा हो रहा है, इंपोर्ट हमें क्यों ज्यादा करना पड़ रहा है, और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या है, वो कम होता जा रहा है, इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है, और इससे करंट अकाउंट डेफिसिट पे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि अभी हमारे इंडिया का भी कैट बढ़ रहा है, जिसका मोटा मोटा मतलब ये हुआ कि इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। तो आईएमएफ से $6 बिलियन का बेल आउट आईएमएफ को से मिलना था इस्लामाबाद को, जो डिले हुआ इन 2019 हैड सिक्योर्ड, उनको मिला था 2019 से, इस साल का डिले हुआ। एड्रेसिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन जनवरी 4, फाइनेंस मिनिस्टर इशाक धर अनाउंस दैट सऊदी अरेबिया एंड चाइना, दो देश हैं सऊदी अरेबिया और चाइना, were all set up to shore up Pakistan's foreign exchange reserve before the end of January। उन्होंने कहा कि उनके जो फॉरेन एक्सचेंज की समस्या है उसको शोर अप करेंगे, बचा लेंगे, उसको किनारे पे ले आएंगे। कौन से दो देश, एक तो सऊदी अरेबिया और चाइना, और पर ये शोर अप की जो बात कर रहे हैं वो सऊदी अरेबिया के लिए ज्यादातर कही जा रही है एज पर दिस आर्टिकल। Now will the energy saving decision achieve the desired result? क्या इसको जो ये एनर्जी या फिर जो बिजली बचाने का जो डिसीजन है, क्योंकि ऑब्वियसली बिजली बचाएंगे तो कम पेमेंट भी तो करनी पड़ेगी। अगर अपने देश में आप एनर्जी को ज्यादा नहीं बना सकते तो आपको क्या होगा, उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट करेंगे तो फिर आपके ऊपर डॉलर का प्रेशर आएगा। तो हम अपने खर्चों को कम करना, खर्चे कम करने में आता है एनर्जी सेविंग। उसके बाद ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो आप कम कर सकते हैं अपने अपने देश के खर्चे को कम करने के लिए, ये भी एक सवाल बन सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बीबीसी रिपोर्ट, डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ says enforcement of the energy conservation plan will save Pakistan around $62 बिलियन। ठीक है, 274.3 मिलियन कन्वर्ट करके बता रहे हैं। आफ्टर ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस रोज लास्ट ईयर ड्यू टू द वॉर इन यूक्रेन। ध्यान दीजिएगा, जो हमारी एनर्जी प्राइसेस है ग्लोबली वो यूक्रेन वॉर के बाद बढ़ गए। इट पुट मोर प्रेशर ऑन द इकोनॉमी एज पाकिस्तान इंपोर्ट्स फ्यूल फॉर इट्स पावर नीड। अब ध्यान दीजिएगा कि हम फ्यूल मंगाते हैं और उससे अपनी बिजली बनाते हैं। तो जब भी हम ये पाकिस्तान के लिए है, जब भी हम फ्यूल इंपोर्ट करते हैं तो हम डॉलर में पे करते हैं, उसके बाद हम इससे एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, एनर्जी बना के हम अपने देशवासियों को देते हैं। ये पाकिस्तान की सिचुएशन के हिसाब से बात कर रही हूं मैं। उसके साथ साथ जब फ्यूल का प्राइस आप डॉलर पे पे करेंगे तो आपके ऊपर फॉरेक्स पे, आपका जो फॉरेक्स रिजर्व होता है उसके ऊपर प्रेशर आएगा जो पाकिस्तान का नीचे जा रहा है, जिसकी वजह से उनको अपनी बिजली की खपत को कम करना पड़ रहा है ताकि उनको कम फ्यूल इंपोर्ट करना पड़े। ठीक है, और ये हुआ क्यों है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, जिसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट एशियन देशों पे आ रहा है जो ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर अपने देश में ही हमारे फ्यूल हो तो हमें इंपोर्ट करना ही ना पड़े, जैसे और देश है, यूएस है, रशिया है, और जहां जो लोग ज्यादा एक्सकेवेशन करते हैं फ्यूल का, इवन देन क्रूड ऑयल, अभी रशिया जो आर्कटिक रीजन में रशिया क्रूड, जो आर्कटिक क्रूड बोलते हैं उसको, आर्कटिक, कल ही न्यूज आई थी, आर्कटिक क्रूड को डिप्लॉय भेज रहा है, कहाँ, चाइना को बेच रहा है और इंडिया को भेज रहा है डिस्काउंटेड प्राइस पे। क्यों, क्योंकि ईयू ने रशिया पे बैन लगा दिया है कैप कि रशिया कहता है कि नहीं, मैं तो $60 पर बैरल के हिसाब, एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि $60 पर बैरल के हिसाब से ही बेचूंगा, पर ईयू ने कहा नहीं, आपके ऊपर तो हमने वैसे भी बैन लगा रखे हैं, तो हम अगर 60 बोलोगे तो नहीं, अगर 45 बोलोगे तो ले लेंगे, ऐसी कहानी चल रही है। तो रशिया ने कहा ठीक है, मैं बेचता ही नहीं हूँ आपको, मैं सिर्फ चाइना और इंडिया को बेचूंगा। अगर इसमें यूएस भी है और ईयू के देश भी हैं जो कह रहे हैं कि मैं तुमसे तेल लूंगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि आपने जो कैपिंग लगा रखी है $60 की, 60 नहीं कम करना चाहिए। तो ये सिर्फ चाइना के लिए नहीं है, जितने ओपेक देश हैं, अगर आप तैयारी ठीक से करते हैं तो आपने समझा होगा कि जो ओपेक देश हैं उनमें भी सिचुएशन होती है, वो भी एक टैग लगा देते हैं। इसमें आप ध्यान दीजिए कि ओपेक देश कौन है, और वो भी कैपिंग करते हैं। वो जब आपको लगता है कि होर्डिंग हो रही है, ज्यादा तेल की खपत बढ़ रही, तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो 120 में ही बेचूंगा, आपको लेना है तो लो वरना मत लो। तो ये ओपेक भी करता है, रशिया भी करता है। तो जो देश फ्यूल्स तेल की जहां पे ज्यादा अवेलेबिलिटी है, जिसमें रशिया भी आता है, यूएस भी आता है, ओपेक देश ही हैं जो पूरे विश्व में तेल एक्सपोर्ट करते हैं, और इंडिया सबसे बड़ा इंपोर्टर है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ फ्यूल, एंड उसके बाद आपका डिफेंस का भी आता है, नाम आता है। तो जिन देशों में इंपोर्ट ज्यादा होता है फ्यूल का, वहां ऐसे संकट गहराने की सिचुएशन है। श्रीलंका हमने पहले समझ लिया, पाकिस्तान का नाम देखते हैं आगे कौन सा देश आता है। ठीक है, तो ये यूक्रेन के संकट की बात है। अब अभी आर्टिकल कहता है कि जो रियल प्रॉब्लम क्या है, द रियल क्राइसिस इज इन्फ्लेशन।
द प्राइस ऑफ फ्लोर इज अराउंड, आटे का भाव 140 रुपए पर केजी है। चिकन मीट मिल रहा है 800 रुपए में। शुगर, राइस, पल्सेस एंड घी एंड ऑयल आर अबव 400 रुपीज। मोहम्मद फारूक चौधरी, president of the All India, All Pakistan Restaurant Joint Action Committee, was quoted as saying at a press conference in Islamabad, traders represent, ये जो कहानी थी वो उन्होंने बताई, इन साहब ने बताई है। Now traders representative have said they would resort to protest and threaten to not close their shop at 8:30। रेस्टोरेंट के जो एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं या फिर ट्रेडर्स रिप्रेजेंटेटिव है वो कह रहे हैं कि हम बंद ही नहीं करेंगे अपनी दुकानें, हम प्रोटेस्ट करेंगे। इन एन एडिटोरियल द डॉन, ये पाकिस्तान की न्यूज एजेंसी है, said the energy saving announcements were homeopathic remedies for a country given by a potentially terminal disease। तो डॉन कहता है कि नहीं, ये जो सोल्यूशन बताया जा रहा है ये होम्योपैथिक रेमेडी है। होम्योपैथिक रेमेडी की खास बात क्या होती है कि वो धीमे धीमे असर करती है, इंस्टेंट रिलीफ नहीं देती है। तो अगर आप आज एनर्जी सेव करेंगे तो हमें आगे फायदा होगा। अब ये आर्टिकल कहता है, हैज पाकिस्तान बीन इन दिस बोट बिफोर? यस, ऐसा पाकिस्तान ने पहले भी हो चुका है। नवाज शरीफ के टाइम में 1998 में ऐसा हो चुका है। अब क्या होगा? तो व्हाट हैपेंस नाउ? फाइनेंस मिनिस्टर इशाक धर कॉन्फिडेंस दैट सऊदी अरेबिया कुड बी, जो सऊदी अरेबिया उनको बचाने में शायद हेल्प करेगा, उनका फॉरेन एक्सचेंज को, रिजर्व को बढ़ा सकता है, शोर अप कर सकता है। पर ये आर्टिकल कहता है कि इसकी रिक्वायरमेंट 220 मिलियन डॉलर की है, तो वो उतना वो फिक्स शायद नहीं कर पाएगा, ये आर्टिकल खुद ही कह रहा है। पाकिस्तान विल हैव टू रिड्यूस इट डिफेंस स्पेंडिंग, अपनी डिफेंस स्पेंडिंग को कम करना पड़ेगा पाकिस्तान को, एंड लुक फॉर हैविंग अ लॉन्ग टर्म रोबस्ट ट्रेड एनर्जी रिलेशनशिप विद ऑल इट्स नेबर, जिसमें इंडिया भी आता है। हमसे उनको ठीक से व्यवहार करना पड़ेगा, अपने डिफेंस को ठीक करना, अपने डिफेंस खर्चे कम करना पड़ेगा, अपने ट्रेड को एनर्जाइज करना पड़ेगा, जो कि वो आसपास के देशों से कम उनका राब्ता है। आप देख रहे हैं यूएई को ट्रस्ट कर रहे हैं, वो चाइना को ट्रस्ट कर रहे हैं, लेकिन इंडिया के लिए उन्होंने बात नहीं बोली, तो इसका मतलब है कि उनसे हमारे संबंध ठीक नहीं है, और अगर वो ठीक नहीं रहते हैं तो आगे भी संकट गहरा सकता है। और उन्होंने बोला कि इस बार का जो बेल आउट था वो डिले हुआ है, जिसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं। तो ये थे हमारे आज के 2 आर्टिकल। आई होप कि आपको इसके बेसिक समझ में आए होंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप कोई आर्टिकल पढ़ें तो उसको एनालाइज करने की कोशिश करें कि इसमें कहा क्या जा रहा है, उसके व्यू पॉइंट में जाने की बजाय अपना व्यू पॉइंट क्रिएट करें और उस हिसाब से नोट्स मेकिंग करें। वो आपको हेल्प करेगा हमेशा के लिए, और आपकी प्री और मेंस दोनों को कवर करेगा। वैसे ये जो आर्टिकल है वो इंडिया चाइना बॉर्डर, तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारा जीएस 2 में, जीएस 3 की बात कर रही हूँ, सॉरी, और जीएस 1 में कुछ पार्ट जहां पे जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है वहां उस हिसाब से इंपॉर्टेंट है, और जीएस 1 में, जीएस 3 में। और जो पाकिस्तान इकोनॉमी की बात है, ये हमारे लिए जो इकोनॉमिक्स में जो जीएस 3 का पार्ट कवर करता है, और जो फाइनेंशियल क्राइसिस की बात हो रही है वो भी जीएस 3 में कवर होती है। तो इस इंफॉर्मेशन के साथ मिलते हैं डेली न्यूज एनालिसिस में कुछ देर बाद।